नमस्कार। आज हम बात करेंगे HBA हाउस बिल्डिंग एडवांस के बारे में दोस्तों, जिसको ग्रे अग्रिम बोलते हैं। हमारे फोर्स में और हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वह अपना घर आसानी से बना सकें अपने डिपार्टमेंट या विभाग से पैसे लेकर के। लगभग 25 लाख रुपए आपको मिलेंगे मिनिमम। तो इसमें 3 स्टेप में बताया गया है। सबसे पहले आपको रूल के बारे में, उसके बाद में कुछ दिखाया गया है फॉर्म। दोस्तों आज हम सबसे पहले रूल्स की बात करने वाले हैं। हाउस बिल्डिंग एडवांस का जो रूल है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ऑफिस मेमोरेंडम है 9/11/2017 का। आप देख लें, इसमें जो है इंट्रोडक्शन भी दिया है और पर्पज। इसमें लगभग 9 पर्पज हैं, आप देख लें। इसमें देखिएगा पर्पज, इसमें जो लिखा है हाउस बिल्डिंग एडवांस HBA इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉई फॉर ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। इसमें से दोस्तों ये बोल रहा है कि आप इतने में से आप सिर्फ एक के लिए आप एडमिसिबल हैं, आप एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको एक ही मिलेगा। नंबर 1 में दिया है कंस्ट्रक्शनिंग न्यू हाउस ऑन द प्लॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉई और स्पाउस आइदर जॉइंटली और इंडिविजुअली। ये बोल रहा है आपका न्यू हाउस आप खरीदे हैं या प्लॉट खरीदे हैं एम्प्लॉय के माध्यम से, या तो एम्प्लॉय की वाइफ, या तो जॉइंटली, या तो दोनों साथ में, या तो अकेले अकेले। तो दोस्तों उसके लिए आपको मिल सकता है। और नंबर 2 में परचेजिंग ए प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शनिंग ए हाउस देयर ओन। दोस्तों यदि आप प्लॉट खरीद करके उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो उसके लिए मिल सकता है आपको। 3rd में दिया है परचेजिंग ए प्लॉट अंडर कोऑपरेटिव स्कीम एंड कंस्ट्रक्शनिंग ए हाउस पब्लिक प्लॉट देयर ऑन और एक्वायरिंग ए हाउस थ्रू मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउस सोसाइटी। दोस्तों जो हम फाइनेंस के थ्रू लेते हैं किसी कंपनी के माध्यम से, उसके लिए भी आपको मिल सकता है। 4th में है पर्पज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अंडर द सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम ऑफ दिल्ली, बेंगलोर, यूपी, लखनऊ ETC। इसमें भी आप ले सकते हैं, इन सब के लिए आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें हम अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कंडीशन होती है, जो हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है जिससे हम एलिजिबल हैं इसको लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें बोला ऑल परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो स्थायी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके लिए है। नंबर 2 में ऑल अदर एम्प्लॉयज़ विद एट लीस्ट 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। दोस्तों ये बोल रहा है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लगातार 5 साल सर्विस होनी चाहिए, तो उनको मिल जाएगा। 8 एलिजिबिलिटी कंडीशन है। इसमें यहाँ पे अब आप नोट देख लीजिए। इन केस वेयर बोथ द स्पाउसेस आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड और बोथ एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस, द एडवांस विल बी एडमिसिबल टू बोथ ऑफ देम जॉइंटली सेपरेटली। ये बोल रहा है कि अगर यदि आपकी पत्नी भी गवर्नमेंट कर्मचारी है और आप भी हैं तो दोनों को मिलेगा दोस्तों। ठीक। कॉस्ट सेलिंग कंडीशन नंबर 4 में आप देख सकते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ द हाउस टू बी बिल्ट पब्लिक परचेज एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ प्लॉट should not exceed 139 times of the basic pay of the employee, subject to a maximum of Rs 1 crores only in individual cases if the administrative ministry is satisfied on the merit of the case. The cost ceiling may be relaxed up to a maximum of 25 by the head of the department. ये बोलना चाह रहा है दोस्तों, HBA की छत की लागत मकान या फ्लैट की लागत मूल वेतन से 139 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 1 करोड़। व्यक्तिगत मामलों में यदि प्रशासनिक मंत्रालय मामले के गुणों से संतुष्ट है तो लागत सीमा को अधिकतम 25% तक कम किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आप इसको देखेंगे ध्यान से, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ एडवांस, अभी क्या बोलना चाह रहा है नंबर 5 में ओनली वन एडवांस शैल बी सैंक्शनड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग हिज हर एंटायर सर्विस। ये बोला है आपके पूरी सर्विस के दौरान सिर्फ एक एडवांस सैंक्शन किया जा सकता है बस। नंबर 2 में देखेंगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एडवांस शैल बी, ये नंबर ए में, नंबर 2 का ए में देखिएगा आप। ये बोला था 34 मंथ्स बेसिक पे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ Rs 25 लाख ओनली। ये इसका मतलब है HBA की अग्रिम राशि, HBA की अधिकतम राशि 25 लाख है। 34 महीने का मूल वेतन या फ्लैट या घर खरीदने के लिए 25 लाख जो भी कम हो, मतलब 25 लाख से जो भी कम हो, मौजूदा घर के विस्तार के लिए भी HBA स्वीकार्य होगा, सिर्फ 34 महीने के मूल वेतन अधिकतम हो। ठीक है दोस्तों। बी में फॉर एक्सपेंशन ऑफ एक्सटेंशन हाउस, इसका मतलब है जो मकान का बने हुए मकान का विस्तार कराना चाह रहे हैं दोस्तों, वो 34 मंथ्स के जो है बेसिक पे से
अधिक नहीं होना चाहिए। आपको 10 लाख रुपए तक इसमें देख लें सैंक्शन किया जा सकता है। 6 नंबर में देखिएगा दोस्तों, रीपेमेंट कैपेसिटी। इसमें दिया फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द एडमिसिबल लोन अमाउंट द रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शैल बी कैलकुलेटेड एज बिलो। नंबर ए में देखिएगा, इन केस ऑफ एम्प्लॉय रिटायरिंग आफ्टर 20 ईयर्स, तो उसको क्या करेगा, बेसिक पे का 40% देगा दोस्तों। नंबर 2 में देखिएगा बी में, इन केस ऑफ एम्प्लॉय रिटायरिंग आफ्टर 10 ईयर्स बट नॉट लेटर देन 20 ईयर, इसमें क्या बोला है, अप टू 40% ऑफ बेसिक पे एंड 60% ऑफ DCR ग्रेजुटी जो आपकी पेंशन में मिलती है में आल्सो भी एडजस्टेड, उसमें एडजस्ट किया जाएगा। और सी में बोल रहा है, इन केस ऑफ एम्प्लॉइंग रिटायरिंग विद इन 10 ईयर, तो इसके लिए बोल रहा है अप टू 50% ऑफ बेसिक पे DCR ग्रेजुटी अप टू 75% कैन बी एडजस्टेड, ये इतना एडजस्ट करेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नंबर 7 में, एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मेथोलॉजी ऑफ रिकवरी ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस। इसमें आप देखिए ये बोल रहा है, द इंटरेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग एडवांस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017 ऑनवर्ड शैल बी 8.50%। दिस शैल बी रिव्यूड एवरी 3 ईयर्स टू बी नोटिस्ड इन कंसल्टेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बोला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से हर 3 साल बाद इसका अमेंडमेंट किया जाता है दोस्तों। लेकिन अभी 19-20 का जो आया है रेट 1 अक्टूबर 2019 का, उसमें दोस्तों 7.9% की ब्याज दर दिया है दोस्तों, ठीक है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि कितने इंस्टॉलमेंट में जमा करना है, तो इसका नंबर 2 देख लीजिए, द मेथोलॉजी ऑफ रिकवरी ऑफ SBS शैल कंटिन्यू एज पर द एक्सटेंसिंग पैटर्न ऑफ रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल फर्स्ट इन द फर्स्ट 15 ईयर। प्रथम 15 वर्षों में आपको इसको कंप्लीट करना होगा, या तो 180 मंथ मतलब 180 महीना इक्वल 15 साल होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वो जो हमको 10 लाख दे रहा था उसके लिए हमको देख लें ये 60 महीना बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख लें, ये आपके काम की चीज़ है, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ऑफिस मेमोरेंडम डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं फॉर्म की, फॉर्म कैसे भरेंगे आगे देखते हैं। फॉर्म कौन सा है दोस्तों, हाउस बिल्डिंग एडवांस लेने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो यस 252 फॉर्म होता है। इसके हेडिंग में लिखा है, ग्रांट ऑफ एडवांस फॉर परचेज ऑफ लैंड और पार्ट्स पब्लिक फुल कंस्ट्रक्शन एनलार्जमेंट ETC ऑफ ए हाउस। दोस्तों अब आप देखें हम कैसे फिल करेंगे। नंबर 1 में आपका नाम हो जाएगा, वो जो कैपिटल लेटर में होगा दोस्तों। यहाँ पे डेजिग्नेशन दे रहा है, जो आपकी रैंक होती है, जो आपका पद होता है उसको आप एंटर करेंगे, इसमें डालेंगे। एम्प्लॉय कोड नंबर, जैसे फोर्स में जो है फोर्स नंबर चलते हैं, और सिविल में जो है वो एम्प्लॉय कोड नंबर चलते हैं दोस्तों, वो अपना नंबर डालेंगे जो सर्विस नंबर होता है। ये यहाँ पे नंबर 2 में दे रहा है, मिनिस्ट्री पब्लिक ऑफिस। यहाँ पे कौन सा आपका मिनिस्ट्री, कौन सा आपका मंत्रालय लगाता है। जैसे मान लो गृह मंत्रालय, हम लोग का गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय लिख करके अगली कौन सा डिपार्टमेंट है, CRPF, BSF, ITBP, SSB, असम राइफल्स जो है। उसके बाद अब लिख करके किस यूनिट, किस ऑफिस में आप पोस्टेड हैं, वो अपनी यूनिट या तो ऑफिस अपना लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। और नंबर 3 में आप देखेंगे पोस्ट हेल्ड, परमानेंट है तो आप परमानेंट पे टिक कर देंगे। परमानेंट कौन सी रैंक है आपकी यहाँ पे लिख देंगे, आप अपनी रैंक को लिख देंगे जो रैंक है। टेम्परेरी वाला नो कर देंगे। लेंथ ऑफ सर्विस ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, आपकी कितनी सर्विस हुई है, कितनी आप सेवा दे चुके हैं गवर्नमेंट को। जैसे 10 साल 2 महीना, तो आप यहाँ पे 10 साल डालेंगे, यहाँ पे 2 महीना डालेंगे दोस्तों। अब नीचे दिख रहा है आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस, तो यहाँ पे आप डेट मंथ ईयर में अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे, यहाँ पे मंथ डालेंगे, यहाँ पे ईयर डालेंगे दोस्तों। 5 नंबर में दे रहा है प्रेजेंट पे विथ पे स्केल, आपका जो बेसिक पे होता है, जो बेसिक पे होता है उसको लिखेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना कौन सा लेवल आ रहा है, पे स्केल क्या है आपका। मान लीजिए ग्रेड पे जैसे नहीं होता है 2000, 2400, 2800, 4200, अभी लेवल बन गया है मैट्रिक्स लेवल 3, मैट्रिक्स लेवल 4, मैट्रिक्स लेवल 5, तो वो आप लिख देंगे दोस्तों। नंबर 6 में वेदर गवर्नेड बाई पेंशन रूल, क्या आप पेंशन रूल के तहत आते हैं। हाँ, पेंशन रूल के तहत तो आते हैं, एस करेंगे, ठीक है दोस्तों। नंबर 7 में आपका सुपरएनुएशन दे रहा है, आप अर्धवार्षिकता से पेंशन कब जाएंगे। आप यहाँ पे अपना पेंशन की डेट लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 31 जनवरी 2051, जिसकी जितनी हो रही होगी दोस्तों, ठीक है। नंबर 8 में आप देखेंगे अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एनी अदर एडवांस फाइनल विड्रॉल टेकन फॉर परचेज ऑफ लैंड कंस्ट्रक्शंस, स्पेस दिया है, एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सैंक्शन टू बी इंक्लोज्ड। यदि आप प्रोविडेंट फंड या अदर एडवांस लिए हैं
डिपार्टमेंट से, तो आप इसमें उसकी डिटेल डालेंगे। डिटेल डालने के बाद जो सेंक्शन हुआ रहेगा उसका आप अटेस्टेड करवा लेना, अटेस्टेड करके इसके साथ संलग्न करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। पार्टिकुलर्स रियलिटिंग टू एडवांस 9 नंबर में आप देखिएगा, इफ़ एडवांस इज नीडेड फॉर परचेज ऑफ ए प्लॉट एंड और फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हाउस प्लीज़ गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यदि आप नया प्लॉट लेना चाहते हैं, भूमि लेना चाहते हैं, भूखंड लेना चाहते हैं, तो आप इसमें अपना डिटेल डालेंगे। इसमें सबके लिए अलग अलग है, आप प्लॉट लेना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या उसको बढ़ाना चाहते हैं, सबके लिए अलग अलग है दोस्तों। लोकेशन विद एड्रेस, इसमें अपने प्लॉट क्या नंबर है, कौन सी जगह पे है, पिन कोड सहित इसमें लिखेंगे। नंबर 2 में देखिएगा रूरल है या अर्बन है, मतलब क्षेत्रीय है या शहरी है। नंबर 3 में इट इज़ क्लियरली डिमार्केटेड एंड डेवलप्ड, जैसे हम लोग रूरल में है तो हमारा तो डेवलप्ड हो नहीं सकता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत नहीं आता। जो शहर में रहेंगे वो डेवलप्ड लिखेंगे। अप्रॉक्सीमेट एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, वो जो आपका क्षेत्र होगा वो क्षेत्र कितने स्क्वायर मीटर में होगा, वो क्षेत्र कितने स्क्वायर मीटर में होगा आप यहाँ पे दर्शाएंगे दोस्तों। दे रहा है नंबर 5 में कॉस्ट, कितनी उसकी कीमत है। अमाउंट एक्चुअल पेड, नंबर 2 में बी में अमाउंट एक्चुअली पेड, कितना आप उसको पेड कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 6 में इफ़ नॉट परचेज्ड व्हेन प्रपोज्ड टू बी एक्वायर्ड, दोस्तों इसमें आप यदि खरीदे नहीं हैं तो कब तक खरीदने की संभावना है आपकी, वो डालेंगे दोस्तों, एक डेट डालेंगे आप। और यहाँ पे दे रहा है लास्ट 7 नंबर में अनएक्सपायर्ड पोर्शंस ऑफ लीज इफ़ नॉट फ्री होल्ड, फ्री होल्ड को मुक्त दर्जा बोलते हैं, तो पट्टे का कोई अप्रयुक्त भाग तो नहीं है, तो इसको आप दर्शाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ बी में आ जाता है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब है दोस्तों निर्माण, हम जैसे निर्माण कर रहे हैं, नई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए फ्लोर वाइज एरिया टू बी कंस्ट्रक्टेड इन स्क्वायर मीटर्स, स्क्वायर मीटर्स में हम बताएंगे ग्राउंड फ्लोर हमारा कितना स्क्वायर मीटर्स में रहेगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये सब हमको बताने पड़ेंगे। कितना हमको कंस्ट्रक्शन की कीमत है नंबर 9 में बताने पड़ेंगे। एस्टीमेटेड कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है, उसकी एस्टीमेटेड कॉस्ट कितनी है, कितना लग जाएगा। अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड फॉर लैंड अब्लिक कंस्ट्रक्शन अब्लिक बोथ, आप कितना अमाउंट लेना चाहते हैं एडवांस, नंबर 10 में आपको कितने की आवश्यकता है वो आप फिल करेंगे। ठीक है दोस्तों। नंबर 11 में दे रहा है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर रीपेमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट में और कितने नंबर में, कितनी बार में आप जो है इसका भुगतान कर देंगे दोस्तों। नंबर 11 में ये बता रहा है आपको। ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं नंबर 10 में इफ़ एडवांस इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनलार्जिंग टू एक्सटेंशन हाउस प्लीज स्टेट। एनलार्जिंग मतलब बढ़ाना हुआ या विस्तार हम बोल सकते हैं। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है मौजूदा, जो हमारे पास हमारा घर है, मकान है, उसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो लोकेशन कहाँ है। नंबर 1 में देखिएगा लोकेशन विद एड्रेस, इसमें लोकेशन आपकी जो जगह है उसका पूरा एड्रेस लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। ये इसमें प्लिंथ एरिया इन स्क्वायर मीटर, दोस्तों प्लिंथ का मतलब आप समझते होंगे इमारत होती है, आपकी इमारत कितने स्क्वायर मीटर में है और कितना आप बढ़ाना चाहेंगे, अभी आगे दिया है इसमें। तो प्लिंथ एरिया प्रपोज्ड फॉर इनलार्जमेंट इन स्क्वायर, आप जो आपकी इमारत है उसको आप कितना बढ़ाने के लिए प्रपोज कर रहे हो, कितना कर रहे हो कि इतना हम और बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 4 में देखिएगा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्वेशन ऑफ एक्सटेंशन हाउस, दोस्तों नंबर 4 में जो ये आपका जो पिछला जो मकान है उसके लिए कितना कॉस्ट लगा था। ठीक है, जो पिछला मकान था उसके लिए कितना कॉस्ट लगा था। नंबर 5 में देखिए कॉस्ट ऑफ प्रपोज्ड इनलार्जमेंट RS, जो आप नया वाला मकान, 5 नंबर में देखिएगा जो आप नया वाला मकान बना रहे हैं, जो नया मकान उसमें बढ़ा रहे हैं, उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी, जो प्रपोज्ड हुई है, जो नक्शा बनाया होगा उस इंजीनियर के द्वारा बताया गया होगा इतनी कॉस्ट लगेगी दोस्तों। नंबर 6 में दे रहा है दोस्तों टोटल प्लिंथ एरिया, नंबर 2 और नंबर 3 इन स्क्वायर मीटर, जो आपका नंबर 2 है प्लिंथ एरिया इन स्क्वायर मीटर और प्लिंथ एरिया प्रपोज्ड फॉर इनलार्जमेंट जो बढ़ाने वाला है, नंबर 2 और नंबर 3 को जोड़ दिया है, तो टोटल इसमें लिख देंगे 6 नंबर में दोस्तों। ठीक है, अभी 7 नंबर में देखिए टोटल कॉस्ट हमारा बता रहा है कि 4 नंबर में कितना हमारा खर्चा हुआ था और कितना प्रपोज्ड हुआ है खर्चे के लिए, 4 + 5 कर दिया दोस्तों यहाँ पे। तो 7 नंबर में हम दोनों का अमाउंट लिख देंगे। अब इसमें पूछ रहा है नंबर 8 में अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड RS, आपको कितने की आवश्यकता है, कितना अमाउंट आप एडवांस लेना चाहते हैं दोस्तों।
ये आपको इसमें फिल करना है दोस्तों। 9 नंबर में दे रहा है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फॉर रीपेमेंट। वही दोस्तों उसमें जो है प्लॉट के लिए था, इसमें अपना लॉजिंग कंस्ट्रक्शन के लिए है, एक्सटेंशन के लिए है। तो दोस्तों इसमें कितने आप इंस्टॉलमेंट में आप इसको भरना चाहते हैं, कितनी बार में आप इसको भुगतान करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें एक नोट दिया है दोस्तों, नोट को आप देख सकते हैं। इफ़ द इनलार्जमेंट इज प्रपोज्ड ऑन एनी फ्लोर अदर देन ग्राउंड फ्लोर, ए सर्टिफिकेट फ्रॉम ए अप्रूव्ड इंजीनियर टू द इफेक्ट द फाउंडेशन ऑफ द एक्सटेंशन स्ट्रक्चर्स जो कैन सेफली टेक द लोड ऑफ द प्रपोज्ड इनलार्जमेंट शुड बी इनक्लोज्ड। जो नस्का बनाया होगा, जो आपको दिया होगा, उसको आप इसके साथ में क्लोज्ड कर देना, इसके साथ संलग्न कर देना दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर में देखिएगा, इफ़ एडवांस इज रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग ए रेडी बिल्ट हाउस अब्लिक फ्लैट प्लीज स्टेट। रेडी बिल्ट हाउस का मतलब घर बना बनाया है हमारे पास, ये उसके लिए बोल रहा है जब हम बना बनाया कोई चीज़ खरीदते हैं। इसमें परचेजिंग यदि आप कर रहे हैं तो खरीद रहे हैं, तो बना बनाया मकान खरीद रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या डिटेल्स चाहिए। लोकेशन विद एड्रेस, कौन सी लोकेशन किस जगह पे है उसका फुल एड्रेस चाहिए। प्लिंथ एरिया इन स्क्वायर मीटर, प्लिंथ माने आप समझते हैं इमारत होती है, तो उसको कितना स्क्वायर मीटर है। व्हेन कंस्ट्रक्टेड मंथ ऑब्लिक ईयर, बोला है वो कब बनाया गया था दोस्तों, किस महीने और किस साल में बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, उसके बारे में ये बता रहा है। अब आ जाता है दोस्तों प्राइस सेटल्ड, RS, इसका प्राइस कितने में सेटल्ड हुआ था, कितनी इसकी प्राइस थी। ठीक है दोस्तों, ये प्राइस के लिए बोला, तय की हुई कीमत इसकी बोला 4 नंबर में। द एजेंसी फ्रॉम होम टू बी परचेज्ड, आप किस एजेंसी से खरीद रहे हैं उसका नाम 5 नंबर में फिल हो जाएगा दोस्तों। अब आ जाता है दोस्तों 6 नंबर, इसमें अमाउंट ए दे रहा है, अमाउंट में ए दे रहा है, ए में ऑलरेडी पेड। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी पेड मतलब कि हम ए में लिखेंगे यहाँ पे ए लिख करके कि कितना हम पेड कर चुके हैं। अब दे रहा है टू बी पेड, बी में टू बी पेड RS, अभी हमको कितना पेड करने बाकी है। ठीक है दोस्तों, नंबर 7 में आप देखिएगा, इसमें दे रहा है अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, आपको कितना एडवांस की आवश्यकता है आप यहाँ पे फिल कर देंगे दोस्तों। उसके बाद वही नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर रीपेमेंट, आप कितनी बार में भुगतान करना चाहते हैं आप 8 नंबर में फिल करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आ जाता है दोस्तों मिसलेनियस, मिसलेनियस को बोलते हैं विविध। नंबर 1 में देखिएगा, इफ़ यू आर एनी डिपेंडेंट मेंबर ऑफ योर फैमिली ऑलरेडी ओन ए हाउस प्लीज स्टेट। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है आपका कोई फैमिली सदस्य का जो डिपेंडेंट है, आपके ऊपर आश्रित है, उसका ऑलरेडी पहले से उसका अपना है, तो उसके लिए बोल रहा है दोस्तों। नंबर 2 में हैव यू इनक्लोज्ड, नंबर 1 में यहाँ पे देखिएगा लोकेशन विद एड्रेस, नंबर 1 में आप लोकेशन उसका एड्रेस डालेंगे। प्लिंथ एरिया फ्लोर वाइज, जो इमारत का क्षेत्र है उसको फ्लोर वाइज आप लिखेंगे दोस्तों। अब 3 नंबर में दे रहा है प्रेजेंट फेयर मार्केट वैल्यू, जो प्रेजेंट रेट है मार्केट में उसका कितना रेट है, 3 नंबर में उसको डालेंगे दोस्तों। ठीक है, नंबर 4 में दे रहा है रीजन फॉर एक्वायरिंग अनदर हाउस और इनलार्जमेंट द एक्सिस्टिंग हाउस। ठीक है दोस्तों, इसमें आप डाल देंगे। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, ये नंबर 1 ए में तो है तो यस करना, नहीं है तो नहीं। कि आप जो इनक्लोज्ड कर रहे हैं कंसर्न डॉक्यूमेंट, ये जो है क्वालिफाइंग इंजीनियर द्वारा किया गया है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, डिक्लेरेशन देना पड़ता है। आप इसको देख लें नंबर 1 में, नंबर 2 में दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफाइड भी देना पड़ रहा है नंबर 3 में कि माई वाइफ हस्बैंड ना सेंट्रल गवर्नमेंट में है कि नहीं है और लिए हैं कि नहीं है। नंबर 3 में द कंस्ट्रक्टर ऑफ हाउस विच द एडवांस हैज़ बीन अप्लाइड फॉर हैज़ नॉट इट बीन कंसर्न। यहाँ पे दोस्तों स्टेशन किस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी डेट है, यहाँ पे अपना जो है टेलीफोन नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ नोट में आप देखिएगा अप्लीकेंट इज़ एडवाइज्ड टू इंक्लूड द ऑल रिलेवेंट, जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म टू अवॉइड दिल्ली इन द प्रोसेसिंग ऑफ हिज एप्लीकेशन। दोस्तों आप इस एप्लीकेशन के साथ में जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको नथी करोगे उसमें, और उसमें लिखोगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लोज्ड, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हमारा काम ख़त्म हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारे फॉर्म में ही आ जाता है एक जो हमारे ऑफिस से सैंक्शनड होता है, वो यूज इसमें दिया है फॉर यूज बाय द एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग अथॉरिटी। ये दोस्तों आपका जो
एप्लीकेशन जो फॉरवर्ड कर रहा है वो अथॉरिटी आपका जो है इसमें फिल करेगी, जिसमें आपका नाम होगा, आपकी रैंक होगी, आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट होगा, आपकी पे होगी और 5 मंथ का पे डालेगा, इसमें लिखेंगे, इंक्लोज करेंगे। कॉस्ट सेलिंग फॉर कंस्ट्रक्शन RS आप लिखेंगे, इसका आपका लिखेंगे। जो जनरल प्रोविडेंट फंड होता है जिसको GPF बोलते हैं, विड्रॉल है या नहीं है उसका RS लिखेंगे, एडवांस लिए लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में कितना दिए हैं, रीपेइंग कैपेसिटी लिखेंगे। ये आपको पूरा उनके द्वारा फिल किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपकी DDO का यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, नाम लिख के यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, सील लग जाएगी दोस्तों। फॉर यूज़ बाय द एडवांस सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऑर्डर ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे फोर्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट IG होता है दोस्तों, ठीक है। भाई बाकी आप सिविल में जो होते होंगे, जैसे मान लो सिविल में भी होते होंगे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर ये होते होंगे दोस्तों, तो उनके द्वारा एक सैंक्शन किया जाएगा। सैंक्शन करने के बाद में तो आपको जो है पैसे मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे चेकलिस्ट फॉर HBA, ठीक है दोस्तों। इसमें देख लीजिए, इसमें एडवांस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों। नंबर 1 में सेल डीड्स, जो बिक्री का डीड्स है वो लगेगा। नंबर 2 में नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट इशू बाय रजिस्ट्रार्ड अब्लिक सब रजिस्ट्रार्ड। दोस्तों ये सब रजिस्ट्रार्ड और रजिस्ट्रार्ड के लिए जो अनापत्ति प्रमाण पत्र इशू करता है वो लगेगा। तीसरे में है एस्टीमेट प्रिपेयर्ड बाय रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट। इसमें ये बोल रहा है कि जो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट इंजीनियर होगा उसके द्वारा एस्टीमेट लगेगा। नंबर 4 में प्लान प्रिपेयर्ड बाय रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एंड अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि जो इस सक्षम अधिकारी द्वारा इसमें अनुमोदित होना चाहिए और आर्किटेक्ट द्वारा जो प्लान बनाया गया है वो जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा अनुमोदित होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे जो है प्लान होता है दोस्तों। 5वें में है एफिडेविट डिक्लेयरिंग दैट ए नंबर हाउस फ्लैट इज ओन्ड आइदर बाय द अप्लीकेंट और हिज हर वाइफ हस्बैंड और माइनर चिल्ड्रेन। ये बोलना चाह रहा है कि एक एफिडेविट लगेगा कि उसकी वाइफ लिया है, कि वो हस्बैंड लिए हैं या उसके बच्चे लिए हैं, छोटे मोटे जो बच्चे हैं, या इंडिविजुअल लिए हैं कि जॉइंटली लिए हैं, मतलब कि व्यक्तिगत लिए हैं कि साथ में लिए हैं दोस्तों। नंबर 6 में दे रहा है फॉर्म नंबर 5 ऑफ एग्रीमेंट। एक फॉर्म नंबर 5 ऑफ एग्रीमेंट का होता है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, HBA 9 जिसको बोलते हैं। और श्योरिटी बॉन्ड ये HBA 13 नंबर फॉर्म है। और श्योरिटी बॉन्ड एनेक्स्ड टू ये HBA 20 नंबर फॉर्म होता है। पर्सनल बॉन्ड HBA 19 नंबर होता है। एडेमिनिटी बॉन्ड HBA 22 नंबर होता है दोस्तों। ये सब फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 7 में है करंट पे स्लिप, जो करंट ईयर करंट मंथ की जो आपकी पे स्लिप है वो लगेगी दोस्तों। और नंबर 8 में दे रहा है लैंड वैल्यूएशन रिपोर्ट, जो भूमि की मूल्यांकन रिपोर्ट होती है वो भी लगेगी दोस्तों, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नंबर 2 में एडवांस फॉर परचेजिंग ऑफ ए प्लॉट फ्रॉम रजिस्टर्ड ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। दोस्तों इसमें बोल रहा है कि हम प्लाट जो लेते हैं वो जो हाउसिंग सोसाइटी होती है वो रजिस्टर्ड होती है, उससे जब हम लेते हैं उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। नंबर 1 में देख लीजिएगा कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी लगेगी। नंबर 2 लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू द सोसाइटी, तो ये जो वो लेटर लगेगा जो सोसाइटी को ये लैंड अलॉट हुई थी। नंबर 3 NOC फॉर मार्टगेजिंग ऑफ द प्लॉट एंड नॉन इनकम्बरेंस, दोस्तों ये बोल रहा है जो गिरवी का जो है उसका भी एक NOC लगेगा। नंबर 4 शेयर कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, दोस्तों वो जो हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं, उसका मेंबरशिप सर्टिफिकेट लगेगा। और एस्टीमेट भी लगेगा, कितना एस्टीमेट हुआ था। डिमांड नोटिस जो होती है वो लगेगा। कॉपी ऑफ अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, जब ये बिल्डिंग प्लान बनाया गया था तो उसकी जो कॉपी अप्रूव्ड हुई थी गवर्नमेंट के द्वारा वो भी लगेगा दोस्तों, उनसे आपको लेना पड़ेगा जिनसे आप खरीदेंगे। 8 नंबर में दे रहा है एग्रीमेंट बिटवीन एप्लीकेंट एंड द सोसाइटी और आपके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसका जो है दोस्तों वो लगेगा। नंबर 9 में दे रहा है अटेस्टेड कॉपी ऑफ द बाय लॉ ऑफ द सोसाइटी के नियमों की जो कॉपी होती है, जो रूल्स होते हैं, उसका भी अटेस्टेड कॉपी एक लगेगा। एफिडेविट डिक्लेयरिंग द फ्लैट नो हाउस फ्लैट इज ओन्ड बाई, इसमें दोस्तों वही बताया जा रहा है कि आपने खरीदा है, कि आपकी पत्नी ने खरीदा, कि आपके बच्चे के नाम से जो है, कि आपके व्यक्तिगत नाम से है या तो जॉइंट लिया साथ में है। 11 इसमें फॉर्म नंबर 5C ऑफ एग्रीमेंट, इसमें 5C दे दिया है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। HBA 12 भी दे दिया हूँ, 13 भी दे दिया हूँ, एनेक्स्ड टू 20 भी दे दिया हूँ, 19 भी दे दिया हूँ और 22 भी दे दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कॉपी ऑफ लेस डीड, ये डीड तो आप बनवा लेंगे। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मोड द सोसाइटी द्वारा जो पेमेंट की आपको रिसिप्ट रही होगी वो लगेगा दोस्तों। और इसमें दे रहा है 14 में करंट पे स्लिप तो सभी में लगेगा दोस्तों आपका, ठीक है दोस्तों। चलो हम चलते हैं अब नेक्स्ट 3 नंबर में दोस्तों आ जाता है एडवांस फॉर परचेजिंग
ये रेडी बिल्ड हाउस फ्लैट फ्रॉम रजिस्टर्ड प्राइवेट एजेंसी बिल्डर्स। ये बोला है दोस्तों, आप प्राइवेट एजेंसी द्वारा जो खरीदते हैं, ये तो जो है वहाँ के विक्रेता द्वारा जो खरीदते हैं, मकान बना हुआ होता है, प्लॉट बना हुआ होता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगा दोस्तों, वहाँ का मूल्यांकन रिपोर्ट लगेगी। अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर लगेगा। सर्टिफिकेट फॉर द डिक्लेरेशन टाइटल नॉन एमरेज इशू बाय रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार ऑफिस लगेगा, जो रजिस्ट्रार्ड ऑफिस सब रजिस्ट्रार्ड ऑफिस द्वारा जो है एक एनओसी जारी होता है वो लगेगा दोस्तों, सर्टिफिकेट लगेगा। और एफिडेविट डिक्लेयर, वही दोस्तों वही है एफिडेविट, 4 नंबर में आप देख लीजिएगा कि आपके नाम से है, कि आपके बच्चे के नाम से, वाइफ के नाम से है, जिसके लिए नाम से है वो लगेगा दोस्तों। और 5 नंबर में देखिएगा फॉर्म ए। फॉर्म ए भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कुछ ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं, भरा भरा है, सिर्फ साइन करने हैं आपको। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट देख लीजिए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एनओसी फॉर मॉर्टगेजिंग द फ्लैट, जो वहाँ का फ्लैट का गिरवी होता है उसका। डुली एक्सिक्यूटेड एग्रीमेंट टू सेल, बिक्री का जो है आपको एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा। ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड सेल डीड, जो ड्राफ्ट बनाया गया बेचने का, उसका जो है सेल का डीड लगेगा, बेचने बिक्री का। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी पब्लिक बिल्डर्स, ये लगेगा। कॉपी ऑफ प्लान अलॉन्ग विथ लेटर फॉर अप्रूवल ऑफ प्लान इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, करंट पे स्लिप, रिपोर्ट ऑफ पेमेंट मोड ऑफ द बिल्डर्स दोस्तों, ठीक है। ये सेम वैसे सभी हैं, बस थोड़े थोड़े चेंज हैं। चौथे नंबर में हम देख लेते हैं एडवांस फॉर परचेज ऑफ रेडी बिल्ड हाउस फ्लैट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये दोस्तों जो आपको बना बनाया मकान होता है, बना बनाया प्लॉट होता है, ये उसके लिए दोस्तों इसमें नंबर देख लीजिए 1, ओरिजिनल कॉपी ऑफ लेटर फ्रॉम द अलॉटिंग अथॉरिटी विद द फॉलोइंग डिटेल्स। द कॉस्ट ऑफ द हाउस पब्लिक फ्लैट्स, क्या कीमत रही होगी उस हाउस ऑफ फ्लैट की। कंडीशन ऑफ सेल, बिक्री करने की जो है उसकी शर्तें क्या रही। अकोमोडेशन अवेलेबल देयर इन। दोस्तों ये सभी प्रकार के आपको बताया गया है। ये फॉर्म 3 नंबर में जो देख रहे हैं, इसको भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।